नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। सिंगापुर में मीडिया से बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कल से अब तक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब तक कुल 60,000 करोड़ रुपए के समझौते हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल होने के कारण निवेशक भारी संख्या में प्रस्ताव दे रहे हैं। सीएम ने आश्वस्त किया कि इन निवेशों से राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने निवेश को लेकर ये बड़ा अपडेट दिया है, जहां उन्होंने बोला कि रोजगार भी इससे बढ़ेगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बातचीत के दौरान बताया कि कल से अब तक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक कुल 60,000 करोड़ रुपए के समझौते यानी कि एमओयू हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया राज्य में व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल होने के कारण निवेशक भारी संख्या में प्रस्ताव दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि इन निवेशों से राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो युवा हैं उनके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे और साथ ही उन्हें नए रोजगार भी मिलेंगे। आपको ये भी बता दें कि इससे उद्योग में भी फायदा होगा, लोगों को नए उद्योग स्थापित करने में काफ़ी सहायता मिल सकेगी। और साथ ही ये भी बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और साथ ही ये भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक कुल 60,000 करोड़ के समझौते हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल होने के कारण निवेशक भारी संख्या में प्रस्ताव भी दे रहे हैं। सिंगापुर में आयोजित इन्वेस्ट यूपी मेगा रोड शो कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को संबोधित करते हुए राज्य की उपलब्धियों और संभावनाओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल कानून व्यवस्था ही नहीं सुधरी, बल्कि स्केल को स्किल और स्पीड के साथ जोड़कर विकास का नया मॉडल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन के नए युग का नेतृत्व करने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 34 से अधिक एडिटोरियल पॉलिसीज लागू की है, जिससे उद्योगों को स्पष्ट दिशा और निवेश के लिए भरोसेमंद माहौल मिला है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लैंड बैंक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये सुविधा केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी असीम संभावनाओं को साकार करने में मदद कर रही है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सुरक्षा, स्थिरता और नीतिगत समर्थन के साथ उत्तर प्रदेश आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्यों में शामिल हो चुका है। बरसाना में ब्रज की प्रसिद्ध होली उत्सव श्रृंखला के तहत परंपरागत लड्डू मार होली उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने इस अनोखे आयोजन का आनंद लिया। राधा रानी मंदिर में गुसाइयों द्वारा श्रद्धालुओं पर लड्डू बरसाए गए। राधे राधे के जयकारों के बीच भक्त लड्डू पाने के लिए उमड़ पड़े और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के विशेष प्रबंध किए, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित रूप से उत्सव में शामिल हो सके। परंपरा के अनुसार लड्डू मार होली के बाद अब विश्व प्रसिद्ध लठ मार होली खेली जाएगी, जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। उप जिलाधिकारी सदर अजय आनंद वर्मा के नेतृत्व में औरैया नगर की प्रमुख मिठाई दुकानों पर औचक छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास की टीम ने रमाकांत स्वीट्स और राधे राधे स्वीट्स में निर्माण स्थल, स्टोर रूम और बिक्री काउंटर की गहन जांच की। मावा, घी, तेल सहित अन्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। मौके पर जांच में सामग्री की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक पाई गई, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला लैब रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। एसडीएम ने चेतावनी दी कि त्योहारों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होली से पहले प्रशासन की इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं में भरोसा बढ़ा है, जबकि मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।
तो वहीं संभल में होली से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। मोहम्मदपुर मालिनी क्षेत्र में रसगुल्ला फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। आसिम और इलियास के गोदाम पर छापेमारी के दौरान टीम ने गहन जांच की। कार्रवाई के दौरान मौके पर 225 किलोग्राम अवैध सफेद रसगुल्ले बरामद हुए हैं, जिन्हें तत्काल रूप से नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग की टीम ने 3 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन भी जोरों शोरों पर चलता है। इसके बावजूद भी मिलावटखोर इससे बाज नहीं आते और खाने पीने की चीजों में लगातार मिलावट करते रहते हैं। तो इसी को देखते हुए रसगुल्ले की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि बने हुए रसगुल्लों को नष्ट किया जा रहा है। उसमें मिलावट की सामग्री पाई गई थी। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। दरअसल मोहम्मदपुर मालिनी क्षेत्र में रसगुल्ला फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। उस दौरान आसिम और इलियास के गोदाम पर छापेमारी के दौरान टीम ने गहन जांच की और कार्रवाई के दौरान मौके पर 225 किलोग्राम अवैध सफेद रसगुल्ले बरामद हुए हैं, जिन्हें तत्काल रूप से नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग की टीम ने 3 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं और अब रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में एआई समिट के दौरान दिल्ली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किए गए आपत्तिजनक प्रदर्शन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां लगातार देश हित के विरुद्ध रही हैं और इस तरह के कृत्य से विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई समिट जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण और सुनियोजित है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जब पूरा देश तकनीक, प्रगति और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब विपक्ष द्वारा ऐसा व्यवहार राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उनका कहना था कि एआई समिट भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाने का अवसर है और ऐसे मंच पर किया गया विरोध देश की गरिमा के खिलाफ है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने भी अपने विचार रखे। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है और कहा कि देश की प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए 3-4 दिन पहले समिट जब हो रही थी तो कांग्रेसियों ने अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया है, एक घिनौनी हरकत की है और उसकी जो इतनी भी निंदा की जाए कम है। और हम तो यही प्रशासन से शासन से कहना चाहते हैं कि जो भी उसमें दोषी है उन्हें सजा मिले और जो कांग्रेस है और उन्होंने जो कांग्रेस के जो नेताओं ने जो करवाया है वो भी इसमें जो दोषी आए उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं है कि ये महिला देश की राष्ट्रपति बनाई है माननीय मोदी जी ने और महिलाओं के लिए क्या क्या किया है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अनगढ़ बातें करते रहते हैं। तो उनको ये सबक सिखाने के लिए महिलाओं ने कार्यक्रम किया है, या तो वो देश में रहे, सभ्यता से रहे, वरना महिलाओं को बार बार ऐसा बार करें। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि ये पूरा मामला भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि आशुतोष पांडे भेष बदलकर अलग अलग जगहों पर जाता है और बाद में इसी तरह के आरोप लगाता है। पूर्व एमएलसी ने दावा किया है कि उनका खुद का अनुभव आशुतोष पांडे के साथ बेहद खराब रहा है और इसके कथित कृत्यों को देखकर उन्होंने उसे अपने पास से भगा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में वो भाजपा नेताओं के संपर्क में आया और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी को महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आशुतोष पांडे भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और उसका विवाद मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से भी रहा है। जयेश प्रसाद ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच किसी गैर भाजपा शासित राज्य में सीबीआई से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शंकराचार्य पर लगाए गए आरोप झूठे साबित होते हैं
तो आरोप लगाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे भेष बदल कर झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मीडिया वालों को टीवी पे बता ही नहीं सकते कितना घिनौना आदमी आशुतोष पांडे जिसका नाम है वो व्यक्ति है। हमारे पास आया था ब्राह्मण संगठन के नाम पे, फिर उसके बाद जब हमें उसके कृत्य मालूम हुए किस तरीके का है वो, तो हमने उसे आना बंद कर दिया, यहाँ से भगा दिया था। फिर वो जाके उस समय पे स्वास्थ्य मंत्री या कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से जाके जुड़ा। उनकी पत्नी धर्मपत्नी को उसने अपने संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया महिला विंग का। फिर आज की तारीख में ब्रिजेश पाठक जी भी शायद, मैं समझता हूं कि उससे किनारा कर रहे होंगे। तो वाराणसी के साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग सारनाथ थाना क्षेत्र के अख्ता इलाके में अवैध रूप से कॉल सेंटर चला रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड दिलवाने और कार्ड की लिमिट बढ़ाने से जुड़े आकर्षक विज्ञापन पोस्ट करते थे। जो लोग इन विज्ञापनों पर क्लिक करते थे उनसे नाम, मोबाइल नंबर और अन्य निजी जानकारियां ली जाती थी। इसके बाद कॉल सेंटर से उन्हें फोन कर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जाता था। जैसे ही पीड़ित उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता, उसकी पूरी निजी और बैंकिंग जानकारी साइबर ठगों तक पहुंच जाती थी। इस जानकारी का इस्तेमाल कर वे खाते से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस के अनुसार पकड़े गए तीनों आरोपियों में 2 झारखंड और 1 बलिया का निवासी है। अब तक ये गैंग 50 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है और करीब 56 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई वाराणसी में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है कि आखिर इस नेटवर्क में और कौन-कौन जुड़ा है, क्योंकि इस तरीके की लगातार फर्जी कॉल्स, फर्जी एप्लीकेशन के मामले आते रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे यूजर्स होते हैं जिन्हें एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता होता है, वो फोन पे आए हुए किसी भी एप्लीकेशन को वो ओपन कर देते हैं, जिससे कि उनकी सारी डिटेल्स आगे तक पहुंच जाती है। उनके साथ इस तरीके का ठगी के वो शिकार हो जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया गया है और इसे खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गैंग सारनाथ थाना क्षेत्र के अख्ता इलाके में अवैध रूप से कॉल सेंटर चला रहा था और इसमें कई लोग कार्य भी कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड दिलवाने और कार्ड की लिमिट बढ़ाने से जुड़े आकर्षक विज्ञापन पोस्ट करते थे। जो लोग इन विज्ञापनों पर क्लिक करते थे उनसे नाम, मोबाइल नंबर और अन्य निजी जानकारियां भी ली जाती थी। जो कुछ लोग इन जानकारियों को भर देते थे उनके साथ फ्रॉड हो जाता था और इसके बाद कॉल सेंटर से उन्हें फोन कर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जाता था और जैसे ही पीड़ित उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता, उसकी पूरी निजी और बैंकिंग जानकारी साइबर ठगों तक पहुंच जाती थी और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो खातों से पैसे निकाल लिया करते थे। देखिए, साइबर थाना वाराणसी इनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। ये जो खुलासा है ये सीपी सर के द्वारा गठित प्रतिबिंब सेल, जो कि विशेषकर साइबर फ्रॉड के अनावरण, इनसे संबंधित गैंगों को पकड़ने इसके लिए गठित की गई थी। इस टीम के द्वारा किया गया है। इसमें सारनाथ थाना क्षेत्र के अंदर अख्ता नामक जगह पर एक किराए का घर लेकर के ये काइंड ऑफ कॉल सेंटर टाइप की एक फैसिलिटी चला रहे थे। तो वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी का दौरा किया और शहर का पहला EICU कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। जेपी नड्डा ने आधुनिक तकनीक से लैस इस EICU कमांड सेंटर का उद्घाटन किया, जो मरीजों की निगरानी और बेहतर इलाज में मदद करेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में गाजियाबाद के सांसद, मेयर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यशोदा मेडिसिटी का भव्य उद्घाटन पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी किया गया था। हिंडन नदी, जिसे हरनंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख और ऐतिहासिक नदी है। यह हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है और सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक क्षेत्र में स्थित शांकभरी देवी की पहाड़ियों से निकलती है।
लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये नदी मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा से होकर बहती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ने इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। गाजियाबाद और नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला रासायनिक और घरेलू अपशिष्ट सीधे इसमें गिराया जा रहा है। इसके चलते आज हिंडन नदी को मृत नदी तक कहा जाने लगा है। इतिहास की दृष्टि से भी ये नदी बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसके तट पर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। विशेष रूप से मेरठ के आलमगीरपुर क्षेत्र में भी कभी सभ्यता का पालन रही ये नदी आज प्रदूषण और उपेक्षा का शिकार बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इसके संरक्षण और पुनर्जीवन की ठोस योजना नहीं बनाई गई तो आने वाले वर्षों में हिंडन नदी केवल नक्शों और किताबों तक ही सीमित रह जाएगी। इस वक्त मौजूद हैं हम गाजियाबाद के हिंडन नदी में, जहां पर हम कह सकते हैं कि इससे कुछ साल पहले इस नदी को स्वच्छ कहा जाता था और इसका पानी भी पीने योग्य था। इस नदी को पुराणों में कहा जाता है कि इसका पूरा नाम जो था वो हरनंदी नदी था, जो शिवालिक के मुख से निकलने के बाद बागपत, मेरठ और गाजियाबाद से होते हुए नोएडा के रास्ते फिर दोबारा यमुना में मिल जाती है। यमुना में इसको सहायक नदी भी इसको कहा जाता है। लेकिन आज इसके अस्तित्व की हम बात कर लें तो देखिए किस तरीके से इसका अस्तित्व जो है वो आज खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। ये नदी जो है वो अब जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए आज काली नदी बन चुकी है और इसको कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि कई सालों से लगातार सरकार जो है प्रयास कर रही है, जो सहायक नदियां हैं जिनको वर्षा के तौर पर यूज किया जाता है, भारी बारिश में इनका सहायक नदी बनाया जाता है, ऐसे में इनका अस्तित्व जो है वो आज खत्म हो चुका है। तो फिलहाल के लिए बस उतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।